अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बेसिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और क्लास 9 की जितनी भी बुक के अंदर डेफिनेशंस इस्तेमाल की गई हैं या जो आमतौर पर बेसिक में डेफिनेशंस केमिस्ट्री की इस्तेमाल होती हैं उन सबको पढ़ेंगे। और ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर इंशाल्लाह हम इसे कोशिश करेंगे कि बहुत कम वक्त के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें और इस तरह से एक्सप्लेन करें कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। अब इन चीज़ों को समझने के लिए आसान तरीका ये है कि आप अपने पास पेन उठा लें, कॉपी उठा लें और चीज़ों को साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री क्लास 9 की सेट कर ली या समझ गए इसे तो यकीन जानिए बाकी केमिस्ट्री में आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज से क्लास 9 की केमिस्ट्री, जिसे हम इस एक लेक्चर के अंदर तमाम डेफिनेशंस को मुकम्मल ही कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री। तो जी ये हमारे पास है केमिस्ट्री। अब ये जो केमिस्ट्री है ये एक साइंटिस्ट से दरियाफ्त हुई थी जो हमारे जो ओल्ड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जाबिर इब्न हयान। जाबिर इब्न हयान। अब जाबिर इब्न हयान कौन थे? ये जाबिर इब्न हयान एक हकीम थे और उस वक्त के अंदर ये केमिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे थे क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि सोना बनाए और सोना बनाने के चक्रों में इसने मुख्तलिफ इकसाम के ग्लास वेयर्स केमिस्ट्री के जो थे वो वजूद में ला दिए। इसे हम लोग जनरल केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। यानी जो जाबिर इब्न हयान है हमारे पास ये जनरल केमिस्ट्री के फादर है। ठीक है, ये हमारे पास कौन है? फादर ऑफ जनरल केमिस्ट्री जाबिर इब्न हयान। अब इस केमिस्ट्री को मॉडर्नाइज किया गया, वक्त गुजरता गया तो चीजें समेटते गए और आखिरकार इसे एक अजीम मकसद के अंदर कामयाब हुए जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल हमारे पास एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो आगे चल के मुख्तलिफ चीजों के अंदर हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ चीजों के अंदर इन्होंने इसी रिसर्च साबित करके दिखाई जो बाकी साइंसदान उस जगह पे ना पहुंच सके, जिसकी वजह से रॉबर्ट बॉयल को हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। तो हमें यहां तक ये पता लग गया कि हमारे पास जाबिर इब्न हयान जनरल केमिस्ट्री के फादर यानी कि पुरानी केमिस्ट्री जो ओल्ड केमिस्ट्री थी उसके जो फादर थे वो जाबिर इब्न हयान कहलाते हैं और रॉबर्ट बॉयल जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं। अब आ जाते हैं कि केमिस्ट्री कहाँ किस चीज को जाता है। तो यकीनन केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? जी ब्रांच है, इट इज ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, ये नेचुरल साइंस की ब्रांच है। अब इसमें क्या होती है? स्टडी ऑफ मैटर। इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो स्टडी है इसे हमने 3 इकसाम के अंदर तकसीम किया हुआ है, यानी कि हम किसी भी चीज को पढ़ना चाहेंगे तो किस तरह से पढ़ सकते हैं? 3 किस्मों से पढ़ सकते हैं। एक है हमारे पास जिसे कहते हैं कंपोजिशन, किसी भी चीज की कंपोजिशन पढ़ना कि वो बनी किस चीज से हुई है, ये हमारे पास स्टडी का एक हिस्सा है। सेकंड वो जो चीज है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर, कि वो जो शक्ल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो आखिरकार शक्ल कैसी रखती है। और जो तीसरी चीज इसके अंदर पाई जाएगी वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज, यानी कि हम मैटर की 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक उसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हम ये तीनों चीजें समझ गए तो हम बाकी तमाम चीजों को भी आसानी से समझ जाएंगे। कंपोजिशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो कुछ ऐसे होगा। कंपोजिशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, किसी भी मैटर के अंदर किस तरह की अरेंजमेंट है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? कंपोजिशन।
अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यानी उसका फिजिकल बिहेवियर कैसा है, बाहर से वो कैसी दिखती है, फिजिकल बिहेवियर इसका जो होगा वो इसका क्या है, वो जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी खासियतें, उस चीज को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किसके साथ वो रिएक्शन करती है, किसके साथ रिएक्शन नहीं करती, तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज के अंदर। अब जो प्रॉपर्टीज है ये हमारे पास दो इकसाम की होती हैं, एक केमिकल और दूसरी फिजिकल। केमिकल हुई जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इंटरनल प्रॉपर्टीज को कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल कौन सी होती हैं, जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज जिन्हें हम आसानी से अपने सेंसेस के थ्रू जो एक्सटर्नल या फिजिकली जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकें, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो चीजें जो इंटरनली हो, जिन्हें पता ना लगे, जिन्हें हम देख ना सके अपनी आंखों से, नेकदाई से देखा ना जा सके, उन्हें क्या कहा जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल है कि हमारे पास हम जब शरबत बनाया करते हैं तो उसके अंदर चीनी डाल दें, तो हम शरबत को देख के ये पता नहीं लगा सकते कि वो जो हमने उसके अंदर चीज इस्तेमाल की है वो कौन सी है, यानी उसका जो कलर है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो हमें आंख से दिखाई देगा। जो आंख से दिखाई देगा, जो उसका कलर चेंज हो जाएगा शरबत का, वो क्या कहलाएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और वो चीज यानी वो मीठा भी हो जाएगा और वो हमें आंख से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। तो सिंपल बातें ये हो गई कि जब हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो स्टडी ऑफ मैटर यानी मैटर के बारे में, और मैटर की कितनी चीजें पढ़ेंगे, तीन। उसकी शक्ल कैसी है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उसकी खुसूसियात क्या है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी केमिस्ट्री। अब इसे अगर हम लफ्जों के अंदर लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि इट इज द नेचुरल साइंस व्हिच डील्स विद किस किस चीज के बारे में डील करती है, तीन चीजों के बारे में, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये इन चीजों के बारे में डील करती है, हमें बताती है कि उसकी शक्ल कैसी है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, किसकी, मैटर की। अब ये सुबह से एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं मैटर मैटर मैटर, तो ये मैटर क्या चीज है, मैटर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसे क्या कहा जाएगा, मैटर कहा जाएगा। एनीथिंग व्हिच हैज मास and occupies some space, जिसके अंदर कुछ ना कुछ वजन हो और कोई ना कोई स्पेस या कोई ना कोई वॉल्यूम भी उसके अंदर मौजूद हो, तो वो हमारे पास मैटर कहलाएगा। अब हमारे पास जो मैटर होता है इसकी हमारे पास टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मैटर। अब टाइप्स ऑफ मैटर हमारे पास क्या है, तो जरा सामने भी देख लेते हैं। एक ही केस, लिक्विड, सॉलिड, ये हमारी टाइप्स ऑफ गैस है। अब प्लाज्मा भी दरियाफ्त हो चुकी है, जिसे तकरीबन अब बहुत बड़े लेवल पर प्लाज्मा के ऊपर रिसर्च चल रही है, ये मजीद एक्सप्लेन की जा रही है। पर हमारी बुक्स के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज वाज एक्सप्लेन है, जो मैटर की तीन टाइप्स हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है, इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, पर साइंटिस्ट ने देखा कि एक सिस्टम के अंदर हम सारी चीजों को आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर उन्होंने क्या किया, जिस तरह से डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, पर एक डॉक्टर दिमाग का होता है, एक डॉक्टर दिल का होता है, एक किडनी का होता है, तो डिफरेंट चीजों का जैसे डॉक्टर होता है, तो केमिस्ट्री को भी आहिस्ता आहिस्ता मजीद ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया। तो हम आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री की 4 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस और देखेंगे कि उनके अंदर उन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया और उनके ऊपर इस वक्त कितना काम हो रहा है। तो आते हैं उस तरफ। अब आ जाते हैं
ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जैसे हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। तो अब इसके बाद जो चीज आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रांच। अब केमिस्ट्री की हम क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेस। क्योंकि ये इतनी लंबी केमिस्ट्री की बातें हैं कि दुनिया की हर चीज जिसके अंदर मिलावट है वो केमिस्ट्री है। हर चीज के बारे में पढ़ना। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आ जाती है इसके अंदर कि केमिस्ट्री के अंदर एक चीज इस्तेमाल होगी जिसे हम बार बार कहेंगे कि केमिकल क्या है। केमिकल का मतलब होता है एबिलिटी टू रिएक्ट, यानी कि वो चीज जिसके अंदर रिएक्शन करने की खासियत मौजूद हो उसे हम लोग केमिकल कहते हैं। इंसान भी रिएक्शंस करता रहता है, इस वजह से इंसान की भी अपनी केमिस्ट्री होती है। दुनिया में वो हर चीज जो मैटर है उसकी कोई ना कोई केमिस्ट्री मौजूद है, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इतनी लंबी और इतनी वसी फील्ड है कि इसे पढ़ने के लिए हमें इसे मजीद हिस्सों के अंदर तकसीम करना पड़ा। उन हिस्सों को हम ब्रांचेस कहते हैं, जिसके अंदर जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो सिंपल हम वर्ड्स के अंदर कुछ यूं लिखेंगे, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे पास क्या है, ब्रांच है केमिस्ट्री की, व्हिच डील्स विथ किसके साथ डील करेगी, हाइड्रोकार्बन्स के साथ, हाइड्रोकार्बन। अब ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ये हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाती है, यानी कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसे हम कहते हैं ना ये दिल को डॉक्टर है तो वो दिल की सारी चीजों के बारे में जानता है। तो यहां पर क्या है, ये हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रही है। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या, हाइड्रोकार्बन क्या चीज है। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो किस चीज से बने हो, ऐसे सारे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन या कार्बन के मिलने से बने हो, इनमें से एक से मिलने से भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन या कार्बन से मिलने से बने हो, वो वाले कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या इनमें से जो बने, इनके जो डेरिवेटिव्स हों वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री है सबसे ज्यादा फेमस केमिस्ट्री है, इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इसका जो बुनियाद था वो जिस साइंटिस्ट ने रखा था उसका नाम था होलर। होलर एक साइंटिस्ट थे जिसने इससे पहले एक थ्योरी चला करती थी जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। यहां लिख देता हूं मैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इनकी सोच थी कि नेचुरल कंपाउंड्स यानी जो चीजें हमें कुदरती तौर पे मिलती हैं उन्हें हम किसी जगह पे बना नहीं सकते, उन्हें हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी इसके हिसाब से नेचुरल थिंग्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। नेचुरल थिंग्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। नेचुरल थिंग्स को हम लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। ये किसकी थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो पुराने जमाने से वाजिब थी। यानी कि जैसे दूध हमें भैंसों से मिलता है, दूध हमें गाय से मिलता है, तो इसे हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था होलर 1829 के अंदर। इस साइंटिस्ट ने क्या काम किया, इसने अमोनियम साइनाइड लिया, अमोनियम साइनाइड, और इससे इसने बना दिया यूरिया। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट कंपाउंड था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
लेबोरेटरी में बनाए जाने वाला जो पहला कंपाउंड था उसका नाम था यूरिया। अच्छा, कोई पूछ ले भाई सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास एसिटिक एसिड, ये सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया। अब मजीद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन कि इसे होलर ने दरियाफ्त किया। वाइटल फोर्स थ्योरी यहां पर क्या हो चुकी थी? रिजेक्ट हो चुकी थी कि ये गलत है। नेचुरल थिंग्स को हम लोग लेबोरेटरी में आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सोच आहिस्ता आहिस्ता साइंसदानों के जहन में आने लग गई थी। और फिर होलर ने 1829 के अंदर ये काम किया और अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना दिया। जब अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया गया तो लोगों की एक सोच हो गई कि हाँ, वाइटल फोर्स थ्योरी गलत थी और होलर बिल्कुल दुरुस्त था, जिसने एक केमिकल कंपाउंड लेबोरेटरी में बना दिया जो हमें बेसिक नेचर भी मिलता है। वहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वजूद शुरू हुआ। पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो हमारे वक्त के अंदर इस्तेमाल हो रही है, ये जो सबसे ज्यादा इसने 1992 के अंदर इसने आके मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से काम करना शुरू किया। अब ये मॉडर्न केमिस्ट्री में अब बहुत सारी अदावियात ऐसी हैं जो हम लोग किससे बना रहे होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बना रहे होते हैं। लेकिन पुराने अगर जमाने में चले जाएं तो हमारे पास इस केमिस्ट्री का कोई खास काम नहीं होता था, लेकिन इस होलर की रिसर्च के बाद इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। इसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाती है केमिस्ट्री की ब्रांच जिसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो हमारे पास होगी सेकंड ब्रांच जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर हम तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम देखेंगे, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो डील्स विद ऑल एलिमेंट्स, डील्स विद ऑल एलिमेंट्स, ये तमाम एलिमेंट्स के बारे में डील करती है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके बारे में, एक्सेप्ट अब वो दो छोड़ देंगे। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, आपने याद रखना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन दो कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये भी आपने याद रखना है कि these are inorganic compounds, these are inorganic compounds। क्यों है inorganic compounds? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अक्सर सवाल पूछा जाता है, यानी ये लिख दिए जाते हैं और परेशान हो जाता है बंदा कि भाई इसके अंदर भी कार्बन मौजूद है तो इस वजह से ये तो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मैच होती हैं, जिसकी वजह से हम इन दोनों कंपाउंड्स को भी क्या कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सोडियम हमारे पास हो गया, हाइड्रोजन ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, तो ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, हाइड्रोजन नहीं आएगा। लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इटीसी, ये जितने के जितने एलिमेंट्स हैं इन सारों के हम किसके अंदर पढ़ाई करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपनी जगह पर एक अच्छी खासी वैल्यू रखती है। हमारे पास ये चीजें बताना कि कौन से कंपाउंड कौन सा कलर देते हैं, आखिरकार चीजों के अंदर कलर किस तरह से बनता है, ये भी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इसकी अपनी खसूसियात हैं, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स के अलग अलग काम हैं। जैसे मजीद आगे जाएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इस लेक्चर में तमाम बुक केमिस्ट्री की मुकम्मल करने जा रहे हैं क्लास 9 की। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मजीद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहले एनालाइट का मतलब होता है एनालिसिस, तो देखना चाहिए हमें कि भाई एनालिसिस किसे कहते हैं। एनालिसिस,
एनालाइज का मतलब होता है टू फाइंड आउट द एनालाइट, फाइंड आउट द एनालाइट, एनालाइट को फाइंड आउट। सर एनालाइट किसे कहते हैं? वो चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एनालाइट। एनीथिंग व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, anything which is under observation is known as analyte। मिसाल के तौर पर मेरी क्लास के अंदर बच्चा सलमान बैठा हुआ है। अब मैं क्लास में एंटर होता हूं और कहता हूं सलमान। अब मैं किसको बुला रहा हूं? सलमान को। क्लास में तो बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं, पर उनके अंदर जो सलमान साहब बैठे हुए हैं, मैंने आके उनका नाम दिया है सलमान, क्योंकि अब मेरा एनालाइट क्या हो गया? सलमान हो गया। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास दूध का गिलास है और दूध के गिलास में आपने कैल्शियम फाइंड आउट करना है। आप रिसर्च के मैदान में हैं और आप चले गए लेबोरेटरी के अंदर, आपने दूध का गिलास लिया और उसके अंदर जाकर चेक किया कि कैल्शियम कितना है, तो वो पूरा दूध आपका एनालाइट नहीं हुआ। एनालाइट आपका क्या हो गया? जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो कैल्शियम आपका क्या हो गया? एनालाइट हो गया। तो उसे हम कहेंगे एनालाइट। अब एनालाइसिस का मतलब होता है टू फाइंड आउट द एनालाइट, एनालाइट को फाइंड आउट करना। अब वापस आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी करते हैं। स्टडी ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं इसके अंदर, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, कि किसी चीज की क्वालिटी क्या है और किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है। मिसाल के तौर पर हमने देखना है कि जो दूध बाहर वाला में लेके गया है वो दूध कैसा है? क्या उस दूध के अंदर पानी तो मिक्स नहीं किया हुआ? क्या उसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है? ये हमारे पास क्या है? उसकी क्वालिटी की बात करना। दूसरी चीज कि वो है कितना, ये उसकी क्वांटिटी की बात करना। जब शुगर मिल्स गन्ना खरीदती हैं तो वो एक क्वालिटी ऑफिसर मुकर्रर करती है जो एनालिटिस्ट होता है, जिसे हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर मास्टर करवा के तैयार करते हैं। तो वो बंदा शुगर केन की टेस्ट करता है और पता लगाता है कि वो शुगर केन की क्वालिटी कैसी है, और फिर वो पता लगाता है कि उस शुगर केन की क्वांटिटी कितनी है, और वो शुगर मिल में जाने से पहले ही हमें पता लग जाता है कि इस गन्ने से हमने ऐसी और इतनी चीनी बनानी है। तो ये किसका काम हो गया? एनालिटिकल केमिस्ट्री का। ये एक अलग ही फील्ड है, ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। कोई भी इंडस्ट्री तब तक मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक उसके अंदर एक एनालिटिस्ट मौजूद ना हो, यानी एक ऐसा बंदा ना हो जिसने एनालिटिकल केमिस्ट्री में मास्टर की हुई हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इन सारी चीजों के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती रहती है उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, अब ये क्या है? इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद प्रिंसिपल्स, लॉज एंड फिजिकल फिनोमेना ऑफ केमिस्ट्री। ये रिएक्शंस के बारे में बताती है। इसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा करते हैं। इसके अंदर हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा एक्टिव है और कौन सी चीज कितनी ज्यादा इनएक्टिव है। इसमें हम बताते हैं कि भाई ये अगर एनालिटिस है तो इसे इस तरह से काम करना चाहिए, लॉ बनाने का काम करती है, असूल बनाती है कि किस तरह से कौन से असूलों पे अमल करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले ने काम करना है, कौन से असूलों पे अमल करते हुए एनालिटिकल वाले ने काम करना है या इनऑर्गेनिक वाले ने काम करना है। तो ये सारे लॉज, रूल्स और रेगुलेशन जो केमिस्ट्री के अंदर डेवलप होते हैं वो सारे के सारे क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री जो इन चीजों को बता रही होती है। इसके अलावा इसके अंदर और भी मजीद बहुत ज्यादा रिसर्च है जो रिएक्शंस के फिनोमेना को डिटरमाइन करती है, फिर उनके स्टेप वाइज कि किस कहां पर ये तेज हुआ, कहां पर ये स्लो हुआ, उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू साबित भी किया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें किया जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर किया जाएगा। अब हमारे पास दो चीजें हो गई, एक केमिस्ट्री क्या है और दूसरा केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं।
अच्छा, एक और छोटी सी ब्रांच जो बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस कहलाती है, जिसे हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, इस वजह से जहन में आ गया तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूं। बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की जो बैकबोन है वो हमारे पास क्या है? बायोकेमिस्ट्री। अब ये जो बायोकेमिस्ट्री है, इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स। अब यकीनन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि बायोकेमिकल किसे कहेंगे? तो वो सारे के सारे केमिकल्स जो जानदारों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मैं अगर आपके साथ बोल रहा हूँ, इस वक्त मैंने खाना खाया होगा, वो खाना जब मेरे दांतों के अंदर जाता है, वहां जब मैं उन्हें च्यू करता हूँ, उसे जब चबाता हूँ, तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूटता है। उसके अंदर केमिकल होते हैं जिनके अंदर लबाब जो होती है वो मिल जाती है, और मिलने के बाद वो हमारे स्टमक में जाती है। वहां पर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये जो शुरू से डाइजेशन प्रोसेस सिस्टम हो रहा होता है और एंड तक इसमें मुख्तलिफ इकसाम के केमिकल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे केमिकल्स जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं और जिंदा जानदारों को रखने के लिए निहायत ही जरूरी है, उन्हें हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल्स। तो बायोकेमिकल्स के बारे में पढ़ना बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। अब इसे मेडिकल साइंस की बैकबोन क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो बायोलॉजी के अंदर काम हो रहा है वो केमिस्ट्री के अंदर बायोकेमिस्ट्री में हो रहा है। तमाम अदावियात जो है वो इस केमिस्ट्री की बदौलत आज हमारे पास मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ इकसाम की चीजें हैं जिन्हें हम लोग बायोकेमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए आसान तरीके के साथ, बहुत मुश्किल है पर उन्हें आसान तरीके के साथ हमारी इस जिंदगी के अंदर ले आते हैं और बायोकेमिकल बना के उसे इस्तेमाल करते हैं और जानदारों को फायदा पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से बायोकेमिस्ट्री को हम लोग मेडिकल साइंस की बैकबोन कहते हैं। अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो हजारों अदावियात से आज हम लोग हाथ धो चुके होते और वो हमारे पास मौजूद ना होती। और इसके बाद जब ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं तो इसके बाद थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, आगे निकलते हैं। तो चलते हैं और बेसिक की जानिब कि हमारे पास सिंपल बेसिक केमिस्ट्री की क्या है। साथ बने रहिएगा, और अगर नींद आ रही है तो साथ चाय का कप ले लीजिएगा। चलें, अब क्या है हमारे पास? सबसे पहले एक चीज हमारे पास होती है जिसे कहते हैं सब्सटेंस। अब जो मेटर होता है ना, मेटर जो वजन रखता है, जगह घेरता है, वो छोटे छोटे सब्सटेंस ही होते हैं। उसके अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स मिलके सब्सटेंस बना रहे होते हैं। तो सब्सटेंस क्या है? एनी particular or pure form of matter, pure form of matter। अब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो हमारे पास बन जाती है उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? सब्सटेंस। अब जब सब्सटेंस आपस में इकट्ठे होते हैं और एक और प्योर फॉर्म बनाते हैं हमारे पास, उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। याद रखें, इट इज नॉट डिवाइडेबल, इट इज नॉट डिवाइडेबल। इसे हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, इसे हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। अब जब एलिमेंट्स आपस में मिल जाए, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं, तो ये हमारे पास बना देते हैं मॉलिक्यूल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, क्या कह रहा है जी? ग्रुप ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूल। जब ग्रुप ये अच्छा कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं, कभी कभी सेम हो जाते हैं, इसके हमारे पास मॉलिक्यूल के टाइप है हमारे पास। जैसे कि एक डाइवैलेंट, मोनोवैलेंट भी होता है, डाइवैलेंट, डाइवैलेंट, ठीक है, और वेरिएबल, ट्राइवैलेंट, इस तरह से इसके होते हैं। डाइवैलेंट मिसाल के तौर पर हमारे पास है कि ये H2O2,
ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डायमीन। वेरिएबल अब क्या हो गया, CO2, ठीक है जी, NH3। तो यहां क्या हो गया, एलिमेंट्स हमारे पास कौन से थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, अम्बरीन, समरीन, क्लोरीन, ये सारे की सारे हमारे पास क्या हो जाती हैं, एलिमेंट्स। लेकिन अगर जब ये आपस में मिल जाएं और इनका ग्रुप बन जाए तो हमारे पास बन जाते हैं मॉलिक्यूल। अब एक चीज जो बच्चों को अक्सर करके कंफ्यूज कर रही होती है कि सर मॉलिक्यूल टर्म कहीं पर इस्तेमाल हो रहा होता है और कहीं पर टर्म इस्तेमाल हो रहा होता है जिसे कहते हैं कंपाउंड। तो सर मॉलिक्यूल किसे कहें और कंपाउंड किसे कहें? बिल्कुल आसान है, आपने बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूल हम दो चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक किसके लिए, गैस के लिए, और एक हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लिक्विड के लिए। लेकिन जो कंपाउंड है हमारे पास, ये मोस्टली जो बना था, जो जिसके लिए काम करना था हमने असल में, वो कंपाउंड बना था सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सॉलिड के लिए। पर अब हम इसे लिक्विड और गैस के लिए भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये बना सिर्फ किस चीज के लिए था, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए बना था। प्रेफरेंस इसको देंगे, लेकिन इसके बाद उनके लिए भी अब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं गैस के लिए या लिक्विड के लिए, कभी सॉलिड पार्टिकल के लिए आप मॉलिक्यूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बेसिक था। अब इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। अब यकीनन जब कहानी शुरू होती है सबस्टेंस, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल से, तो जल्दी जल्दी थोड़ी और आगे आती है। अब कहां पहुंच गए हम, अब पहुंचे हम लोग एटम के ऊपर, जिसे हम लोग पीछे क्या करते थे, छोड़ गए। एटम क्या है, ये सबसे छोटा, एक छोटा जरा, अब तो सबसे छोटा नहीं कह सकते, पर इट इज सिंपल पार्टिकल, क्योंकि अब इससे भी छोटे पार्टिकल दरियाफ्त हो चुके हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये भी पढ़ा कि इससे भी छोटे पार्टिकल जेड पार्टिकल्स के नाम से दरियाफ्त हुए, जो कि क्या है, एटम से भी और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी उनसे बने हैं। तो हम कहेंगे इट इज सिंपलेस्ट पार्टिकल। ये सिंपल पार्टिकल है, कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। टिनी पार्टिकल से बना हुआ है। वो टिनी पार्टिकल हमारे पास कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये भाई हमारे पास सिंपलेस्ट पार्टिकल है, या बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है, यानी माइनस होती है। और जो हमारे पास प्रोटॉन है, इसके ऊपर जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है। और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कह देते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि ये न्यूट्रल है। लेकिन इसके ऊपर दोनों चार्जेस जो है वो मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से हम इसे न्यूट्रल का नाम दे देते हैं। तो एटम जो है वो सबसे छोटा जरा है, जिससे ये एलिमेंट सबस्टेंस बनता है, फिर एलिमेंट, फिर मॉलिक्यूल के एग्जाम होते हैं। और कंपाउंड और मॉलिक्यूल का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड चीजें होती हैं वो कंपाउंड उसके लिए इस्तेमाल होता है वर्ड, और जो मॉलिक्यूल है ये हमेशा लिक्विड या गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो पास होते हैं ना, ये एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स के अंदर दो चीजें होती हैं, यानी कि एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ तो वजन भी होता है, जगह भी घेरते हैं, क्योंकि मेटल है। जो चीजें मेटल होती हैं उनके अंदर वजन भी होता है और वो जगह भी घेरते हैं। तो हमारे पास जो वजन होता है उसे एक साइंसदान आया था मोजले, जिसने इसके ऊपर रिसर्च की थी और फिर इसे मजीद एक्सप्लेन किया। लेकिन उस वक्त जब ये शुरुआत हो रही थी, जब बेसिक चीजें हो रही थी, तो लोथर बियर ने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था। लोथर बियर भी एक साइंटिस्ट थे जिसने इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया था। तो उसने क्या चीजें ऑब्जर्व की और कैसे की, तो इस चीज को जरा सा देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, इसके वजन के बारे में और इसके मास के बारे में, तो इसके ऊपर इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया। तो आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। अब जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो हमारे पास प्योर फॉर्म होती है, प्योर फॉर्म जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, ग्रुप ऑफ सेम एटम्स, कि सेम एटम्स का जो ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। अब ये एलिमेंट जो होता है
इसके अंदर एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अब आपने याद रख लेना है एटॉमिक नंबर का मतलब होता है हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन एलिमेंट, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे एटॉमिक नंबर। हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। उसे हम लोग कहेंगे एटॉमिक नंबर, उसे हम लोग कहेंगे एटॉमिक नंबर कि किसी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम, तो ये जो सोडियम है मैं पूछूंगा भाई बताएं सोडियम के अंदर कितने सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, तो याद रखना है आपने सोडियम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं 11, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी इसका हो जाएगा 11, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 11 हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी 11। अब अगर मैं कोई और एलिमेंट दे दूं जैसे पोटेशियम दे दूं, मैं कहूं इसके अंदर प्रोटॉन कितने मौजूद हैं 19, तो सीधी बात है आप इसके ये भी बता देंगे कि इसमें एटॉमिक नंबर कितने मौजूद हैं 19। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। अच्छा कुछ मतलब बच्चे क्या करते हैं कि लिख लेते हैं कि जितने प्रोटॉन या जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या कहलाती है एटॉमिक नंबर, तो ये गलत है। आपने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जिक्र नहीं करना है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन का कोई एटॉमिक नंबर के अंदर रोल नहीं है। एटॉमिक नंबर हम किसे कहेंगे, एटॉमिक नंबर सिर्फ जितने प्रोटॉन की तादाद है किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन मौजूद हैं वो क्या कहलाएंगे एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई भी हमारे पास उसमें से आ जाता है, लिथियम है, अब जो लिथियम है इसके अंदर कुल मिला के कितने होते हैं 3 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, तो इसका जो एटॉमिक नंबर बनता है वो भी क्या बन जाता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 3। तो एटॉमिक नंबर 3 क्यों बना, 3 इस वजह से बना कि इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 3 है। अब जो दूसरी चीज जिसने बहुत टाइम तक साइंटिस्ट को परेशान भी किया, साइंसदानों ने क्या सोचा, साइंसदानों ने सोचा कि प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, उसका मास नंबर होता है, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतना मास होगा। अब एक चीज हो गई जिसे हमने कहा एटॉमिक नंबर, और एक चीज जिसे हम लोग कहते हैं मास नंबर, या इसका दूसरा नाम है एटॉमिक मास। मास नंबर भी इसे कहा जाता है और इसे एटॉमिक मास भी कहा जाता है। दोनों टर्म जो है किसी चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने इन एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं और कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं, जब दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो उस एलिमेंट का मास नंबर, या उसे हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास। तो वो बन जाएगा कि इसके अंदर कितने क्या मौजूद हैं, इसका जो है वो मास मौजूद है। अब एग्जांपल हम वही ले लेते हैं कि भाई सोडियम, अब कोई आपसे पूछ ले बताएं सोडियम का मास नंबर क्या है, तो हमें पता लग जाएगा भाई सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 प्रोटॉन है, सोडियम में 11 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अब जब न्यूट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11, तो अब इसका मास क्या बनेगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने गिनना नहीं है, हमने क्या गिनना है सिर्फ प्रोटॉन, तो इसका मास क्या बन जाएगा 22। पीरियोडिक टेबल में ये लिखा होता है 22.9, जो अबाउट 23 के होता है, जिसकी वजह से हम लिखते हैं कि 23 है। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने मौजूद होते हैं 11, और प्रोटॉन कितने मौजूद होते हैं 11, जिसकी वजह से हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, मास क्या बन जाता है 22। अगर कोई सोडियम का मास 22 लिखता है तो भी वो गलत नहीं है, पर पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल एक्यूरेट मास जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है, जो 22.9 बनता है। अगर हम इसी तरह से लिथियम का मास कैलकुलेट करते हैं तो लिथियम का मास क्या बन जाएगा, 3 इसके अंदर आपको बताया गया क्या मौजूद होते हैं प्रोटॉन, और 3 इसके अंदर मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन। 3 और 3 कितने हो गए 6, लेकिन इसका मास पीरियोडिक टेबल में 7 है क्योंकि 6.9
नो एक्यूरेट इसका मास बनता है। न्यूट्रॉन की तादाद थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, यानी 3 पॉइंट कुछ इसकी वैल्यू बनती है, जिसकी वजह से इसका मास हम लोग 7 लेते हैं। तो हमें एक चीज का पता लगा कि एटॉमिक नंबर किस चीज को कहेंगे। एटॉमिक नंबर का मतलब होगा कि उस एलिमेंट में प्रोटॉन की तादाद कितनी मौजूद है, वो हमारे पास कहलाएंगे एटॉमिक नंबर। पर उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं, अगर दोनों चीजों की हम लोग बात करेंगे तो उससे हम लोग कह देंगे मास नंबर या एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, हमारे एलिमेंट के मास, उसका वजन कितना है और उसका एटॉमिक नंबर यानी उसमें प्रोटॉन कितने, इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो मास नंबर भी हमें पता लग गया और हमें एटॉमिक नंबर भी पता लग गया, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर क्या होता है और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। चलते हैं मजीद आगे। अब जब हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात हो जाती है, तो इसके बाद अगली चीज जो हमारे पास आ जाती है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा बन जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहले तो उनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है। इट शोज द कंप्लीट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ये हमें बताता है कि उसके कितने नंबर और कौन से नंबर मौजूद है। दोनों चीजें जो होती है वो एक्सप्लेन कर लेता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये सिंपल होता है, इसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं होती। ये सिर्फ क्या बताता है, हाउ मेनी which are members of molecule, which are members of molecule, मॉलिक्यूल के मेंबर्स कौन से हैं। एग्जांपल है, अगर मैं इस तरफ आ जाऊं और बेंजीन का फार्मूला लिखूं जो हमारे पास है C6H6, तो इसके अंदर हमने बताया कि इसके अंदर कार्बन कितने मौजूद हैं, 6 मौजूद हैं, 6 कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं। और ये भी बता दिया कि इसके अंदर 6 हाइड्रोजन मौजूद है, 6 कार्बन मौजूद हैं और 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं। लेकिन ये हमें क्या बताएगा, ये हमें सिर्फ बताएगा CH। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, C6H6। ये क्या है, बेंजीन का फार्मूला है। तो इसके अंदर इसने बताया कि कार्बन कितने मौजूद हैं, 6 मौजूद हैं, और हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं, 6। लेकिन यहाँ पर इसने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की है कि कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये नहीं बताया कि कितने मौजूद हैं। इसके अंदर इसने दोनों चीजें बताई हैं, यानी कि इसमें ये इसकी बताता है, क्वालिटी भी बता देता है और इसमें उनकी क्वांटिटी भी बता देता है कि कौन से और कितने मौजूद हैं। ये किसमें होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ये जैसा कि आपको बताया कि सिंपलेस्ट फार्मूला है, तो ये सिर्फ बताता है कि इसके अंदर हैं कौन कौन से। ये कभी भी नहीं बताएगा कि कौन से हैं और कितने हैं। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास है, इस तरफ ये क्या लिखेगा, सिर्फ HO, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो इसने लिख दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, पर इसने ये नहीं बताया हमें कि कौन से और कितने मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। अब ये आप लोगों को फाइंड आउट कर लीजिएगा कि 6:6 इसका आपने क्या निकाल लेना है, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला, और 2:, इन दोनों का आपने निकाल लेना है। ये आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों का क्या है, होमवर्क। मजीद आगे चलते हैं। इसके बाद एक चीज आ जाती है जिसे क्या कहा जाता है, आयन। अब आयन किसे कहेंगे, वो चीज जिसके ऊपर चार्ज आ जाए उसे क्या कहा जाता है, आयन। कहता है एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन।
कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। अब किस तरह से, मिसाल के तौर पर ये सोडियम तो सोडियम है, पर जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है तो इस सोडियम के ऊपर क्या हो जाती है, +1 चार्ज आ जाती है। अब ये जो 1 चार्ज है ना, अब यहां पर ये क्या था हमारे पास, यहां पर ये था एलिमेंट, लेकिन यहां पर बन के हमारे पास क्या सामने आ गया, आयन। अब यहां पर हमारे पास ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या करे, अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो जब दे देगा तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 की चार्ज आ जाएगी। इसे ऐसे भी लिखा जाता है और कभी कभार ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो ये जो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ गई, अब ये क्या बन गया हमारे पास, आयन। अब हमारे पास क्या होता है, जो आयन होता है ना, इसकी टाइप्स होती है 2। एक क्या है जिसे हम कहते हैं केटाइन, और एक हमारे पास क्या है जिसे हम लोग कहते हैं एनाइन। अब जो केटाइन हमारे पास मौजूद होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। जिस भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, केटाइन। ये दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगे, केटाइन। क्यों केटाइन कहलाएंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है, देने वाले पे हमेशा कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक क्लोरीन है, इस क्लोरीन ने एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया -। यहां पर ये क्या था, एलिमेंट, लेकिन यहां जाके क्या बन गया, आयन। आयन क्यों बना, क्योंकि इसने एलिमेंट ले लिया। यहां लिख देता हूं ये फ्लोरीन है, और इसने जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने के बाद इस पे आ गई चार्ज, तो चार्ज आ गई तो ये आयन बन गया, तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। तो जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एनाइन। ठीक है, कौन सी चार्ज होगी इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगी तो उसे हम लोग कहेंगे एनाइन, और जब उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी तो उसे कहेंगे केटाइन। और आयन किसे कहेंगे, जब कोई सिंपल एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, देने या लेने दोनों की सूरतों में वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। तो ये सिंपल चीज हो गई। मजीद थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। जो आयन हमारे पास है, तो हमने देखा कि केटाइन और एनाइन। तो केटाइन एनाइन क्या थे, केटाइन कहते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, एनाइन कहते हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो। आयन उसे कहते हैं जिसपे प्लस हो या माइनस हो, दोनों सूरतों में वो आयन है, चाहे वो केटाइन हो चाहे वो एनाइन हो, दोनों सूरतों में वो आयन जरूर है। तो अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूलर आयन्स। अब मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन मतलब जब कोई मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन दे दे या उससे इलेक्ट्रॉन ले ले। व्हेन एनी मॉलिक्यूल डोनेट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, या तो वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, दोनों सूत्रों के अंदर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन, उसे कहेंगे कि हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर आयन। अब एक चीज और होती है जिसे हम लोग कहते हैं रेडिकल। अब रेडिकल क्या होता है, रेडिकल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन बचता हो लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। कहता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल हैव एनी इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल हैव एनी इलेक्ट्रॉन बट देयर नो चार्ज, पर उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद ना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडिकल कहलाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडिकल। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेडिकल। अब एक और चीज आ जाती है जिसे कहते हैं मोल। मोल किसे कहते हैं, एनी क्वांटिटी
एनी क्वांटिटी शोज इन ग्राम्स, कोई भी क्वांटिटी हो जिसे ग्राम्स के अंदर जाहिर किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि हमारे पास NaCl 3 ग्राम मौजूद है, कितना मौजूद है, NaCl 3 ग्राम, इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ NaCl, 3 मोल्स ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड के हमारे पास 3 मोल्स मौजूद है। अगर मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो 30 ग्राम मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि 30 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सिर्फ समझने की बात है कि मोल किसे कहेंगे, वो चीज जिसे हम लोग क्या करें, ग्राम्स में जाहिर करें, उसे क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। जैसे NaCl अगर मैं कह रहा हूं 3 ग्राम है तो मैंने कह दिया 3 मोल है। जैसे MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 30 ग्राम है तो मैंने कह दिया ये हमारे पास 30 मोल है। तो कोई मसला नहीं है, हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो ग्राम में दी हुई वैल्यू है उसके सामने मोल लगा देना है, तो ये मोल कहलाएगा। अब एक और चीज जो यहां पर इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कौन सी चीज कितनी प्योर आपके पास मौजूद है। एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास जिसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग कोई ना कोई और मिक्सचर डाल दें, और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो मुकम्मल प्योर, वो कंसंट्रेटेड है। तो इसका मतलब क्या होगा कंसंट्रेशन का, कि क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन एनालाइट, किसी एनालाइट के अंदर कितनी क्वांटिटी उस सोल्यूट की मौजूद है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन कहलाएगी। अब मैंने जैसे जिक्र किया कि हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है, एक को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक को कहते होते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्या होता है, व्हिच इज एनी मिक्सचर जिसके अंदर कुछ और मिक्सचर मौजूद हो। कंसंट्रेटेड क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है प्योर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिसके अंदर और कोई भी मिलावट मौजूद ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज नोन एज CS माना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमने ये सिंपल चीजें, जो सिंपल डेफिनेशंस जो अक्सर करके आपको कैलकुलेशंस के अंदर बार बार इस्तेमाल हो रही होंगी, वो सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके साथ क्लियर कर दी है। अब इसके बाद हम एटम की हिस्ट्री की जाने चलेंगे, तो चलते हैं कि एटम की हिस्ट्री क्या है। लिखना चाहें तो आप इसे लिख लें। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। एटम का बेसिक पॉइंट, बेसिक फिनोमेना कि वो कहां से स्टार्ट हुआ और कैसे चला, इस चीज को जरा सा देख लेते हैं। तो हमारे पास जो चीज है वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कोशिश करूंगा बहुत ज्यादा शॉर्ट करके और ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि अगर आपने 9th नहीं पढ़ी है और आप मैट्रिक क्लास में चले गए हैं तो आप एक मर्तबा अगर इस लेक्चर को सुने तो आपके बेसिक पॉइंट्स जो वो क्लियर हो जाएं। फिर आप जब मैट्रिक में वही चीजें दोबारा रिपीट करें या उन्हें जब मजीद लेवल पे पढ़ें तो आपको पीछे आसानी हो। ऐसे तमाम बच्चे जिन्होंने 9th नहीं पढ़ी है तो वो इस लेक्चर को सुनेंगे, उम्मीद करते हैं, और मेहनत के साथ सुनेंगे और उससे लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो कोई मसला नहीं, वो बच्चे आसानी से इसे कवर कर सकते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या हुआ, सबसे पहले एक साइंसदान आया जिसका नाम था डेमोक्राटिस। अब ये जो डेमोक्राटिस थे, इस साइंसदान ने एटम के ऊपर थ्योरी दी। इस साइंसदान ने ये बातें करना शुरू की कि दुनिया लाजमी किसी ना किसी छोटे से छोटी चीज से बनी हुई होगी और कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनसे इस चीज का वजूद आया होगा।
यानी पार्टिकल्स की जो बात स्टार्ट की थी वो किसने की थी? डेमोक्रातिस ने। पर ये बातों तक ही महदूद रहा, इससे आगे ये बंदा नहीं जा सका। इसके बाद एक और साइंसदान आया जिसका नाम था डेवे। अब ये जो डेवे थे, इन्होंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम किया। इसने असल में क्या किया था, इन्होंने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर इसने 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए और इलेक्ट्रोड डिप करने के बाद उन्हें एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने की सूरत में इसने कहा कि यहाँ पर इसने इसके अंदर कोई भी सोच ले साल्ट ही डाल दिया, तो इसने देखा कि वो जो साल्ट इसने डाला वो कुछ देर के अंदर जज्ब हो गया, यानी कि वो बिखर गया, पानी के अंदर टूट गया। इसे पता ही नहीं लग रहा था इसने जो दाने इसके अंदर नमक के डाले हैं वो कहाँ गए। तो इसने कहा ये जो दाने हल हुए हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट गए और हो सकता है उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी मौजूद हो। तो ये जिक्र किसने कर दिया था? हमारे पास डेवे ने कर दिया। अब 1808 का जमाना था जब हमारे पास किसकी पैदाइश हो गई, एक साइंसदान जिसका नाम था जोहन डाल्टन। और आपको हैरत होगी कि जोहन डाल्टन इस 1808 के जमाने में भी बच्चों को पढ़ाया करते थे। ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे और ये बच्चों को अपनी मादरी जबान के अंदर इल्म से आरास्ता करते थे। तो जोहन डाल्टन एक थे जिन्होंने आगे एक थ्योरी दी कि जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका नाम इसने एटम रखा, कहता है कि देयर इज अ सिंपल पार्टिकल, देयर इज अ सिंपल पार्टिकल, एक सिंपल पार्टिकल है व्हिच इज नॉट डिवाइडेबल, व्हिच इज नॉट डिवाइडेबल, जो ना तो तकसीम होने वाला है, नॉट कटेबल, ना तो ये टूटने वाला है, एंड इनविजिबल, और आंख से नजर नहीं आ सकता। इनविजिबल पार्टिकल, सिंपल पार्टिकल व्हिच इज नॉट डिवाइडेबल, नॉट कटेबल एंड इनविजिबल इज नॉन एज एटमोस, जिसे इसने क्या कह दिया कि एटमोस है। ये जो नॉन कटेबल, नॉन डिवाइडेबल, ठीक है, और इनविजिबल, ये तीनों लफ्जों की उस वक्त ग्रीक जबान के अंदर मायना बनती थी कि एटमोस। एटमोस का मतलब होता था जो ना तो तकसीम होता हो, ना उसे तोड़ सकते हो और ना ही वो आंख से नजर आता हो। तो सिंपल लफ्जों में उसे क्या कहते थे? एटमोस। इस वजह से इसे क्या कहा गया? एटमोस कहा गया, क्योंकि ये मजीद तकसीम नहीं हो सकता था। लेकिन यही जोहन डाल्टन कुछ टाइम मजीद रिसर्च करने के बाद इस बात पर पहुंचे कि एटम इज डिवाइडेबल, एटम को तकसीम किया जा सकता है। किसने दी? जोहन डाल्टन ने, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने दे दी? जोहन डाल्टन ने। अब जोहन डाल्टन ने ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी, इसके अंदर इसने कहा कि एटम इज डिवाइडेबल, एटम इज डिवाइडेबल, एटम तकसीम होने वाला है, एटम को हम लोग तकसीम कर सकते हैं, डाल के बाद तकसीम हो गया तो वरना तोड़ भी सकते हैं उसे। एटम इज कटेबल। दूसरी इसने बात की कि एटम इज इनविजिबल, एटम देखा नहीं जा सकता, लेकिन किससे? नेक्ड आई से। एटम इज इनविजिबल विद नेक्ड आई, इट इज मतलब एटम इट इज इनविजिबल विथ नेक्ड आई, जो हमारी आम आंख है इससे देखा नहीं जा सकता, जबकि इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ये एटॉमिक थ्योरी जोहन डाल्टन, जो कि इंग्लिश स्कूल टीचर थे, उसने दे दी। अब मजीद आगे चलें। फिर इसने क्या कहा कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के एटम्स आर सेम, वो हमेशा सेम होते हैं, इन साइज, साइज में, शेप, शक्ल में, एंड इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम में, यानी उनका वजन, उनका मास, उनकी साइज, ये सारी की सारी चीजें क्या थी? सेम थी। किसने हमें बताया? जोहन डाल्टन ने बताया कि अगर एक एलिमेंट है, यानी आप सोच लें कि ये आपके पास एक हाइड्रोजन है, अब इस हाइड्रोजन में सारे के सारे क्या होंगे? इसके अंदर जितने भी एटम मौजूद होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक जैसे।
ये लाजमी नहीं है, ये हाइड्रोजन है और ये सोडियम है। अब ये लाजमी नहीं है कि सोडियम के एलिमेंट भी ऐसे ही हो, एटम ऐसे ही हो जैसे हाइड्रोजन के, ये लाजमी नहीं है। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो फिर एटम्स डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, पर अगर सेम एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन इधर का है, एक हाइड्रोजन इस वक्त हम लोग इंडियन सिटी से किसी से ले लेते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन के अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, उनकी शेप भी सेम, उनकी साइज भी सेम और उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। जो किसने बता दिया था? मॉडर्न थ्योरी के अंदर जॉन डाल्टन साहब ने हमें बता दिया। अब जब ये चीजें हमें पता लगी तो साइंसदानों के जहन में एक और ख्याल आया, लाजमी सी बात है, अगर एटम को हम तकसीम कर सकते हैं तो जिन चीजों में तकसीम होते होंगे वो भी तो कोई और चीजें होंगी। तो इसके ऊपर रिसर्च होने लगी और एक साइंसदान थे जिसका नाम था विलियम क्रूक। विलियम क्रूक। अब विलियम क्रूक साहब जो थे ये बहुत बड़े पैमाने पर चीजों पर काम करते थे और इसका एक दोस्त था जिसका नाम था गेजलर। ये जो गेजलर साहब थे ये इसके दोस्त थे और ये क्या था? शीशा बनाने वाला, ठीक है, ये ग्लास मेकर था, शीशे बनाने का काम करता था। एक दिन क्रूक साहब जो थे वो गेजलर के पास गए और कहने लगे यार चाय पीने आया हूं आपके पास। तो गेजलर ने कहा क्यों नहीं, चाय बहुत, चाय तूने बता। वक्त गुजरता गया और गेजलर ने क्या किया, चाय स्टार्ट कर दी बनाना। चाय बना के वापस आया और एक चारपाई पे बैठ के दोनों जब चाय पीने लगे तो विलियम कहता है यार मुझे एक ट्यूब बना के दो शीशे की, अगर पॉसिबल हो तो। गेजलर ने कहा मैं आपको बना के दे दूंगा, आपका सबसे अच्छा दोस्त हूं, अगर इतना भी काम नहीं आया तो फिर किस काम का है। तो क्या हुआ, इस गेजलर साहब ने एक ट्यूब बना के दे दी, लेकिन ट्यूब का डायग्राम विलियम क्रूक ने कुछ इस तरह का बनाया। उसने कहा कि ये एसी होनी चाहिए, इसके अंदर यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगे होने चाहिए और इसमें से वायर निकली होनी चाहिए और उसे एक बैटरी जो कि विलियम क्रूक के घर में मौजूद थी इसके साथ इसने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। 10,000 वोल्ट, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखी हुई है, पर इसने हाई वोल्टेज के साथ इसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, लेकिन इससे कोई भी तब्दीली नजर नहीं आई। दोबारा ये गेजलर के पास गया, चाय पी, चाय पीने के बाद इसने कहा कि इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा के दो। वैक्यूम पंप किसे कहते हैं? जिसके जरिए हम हवा को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि इसने जब वैक्यूम पंप लगा के दे दिया तो गेजलर इसके ऊपर, सॉरी विलियम क्रूक इसके ऊपर काम करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता जो ट्यूब के अंदर हवा थी उसे बाहर निकालने लगा। जब ये सारी गैस बाहर निकली 0.001 पर, तो क्या हुआ, जब प्रेशर इतना लो हो गया उसके बाद क्या हुआ, हुआ ये कि इसने देखा कि जो पॉजिटिव साइड थी और ये जो नेगेटिव साइड थी बैटरी की, इस टर्मिनल से छोटे छोटे डॉट निकले जो इस तरफ जा रहे थे, छोटे छोटे डॉट निकले जो इस तरफ जा रहे थे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। ये रेस जो इस तरफ से निकल के इस तरफ जा रही थी, ये शुआएं जो इस तरफ से निकल के इस तरफ जा रही थी, तो इस बंदे ने कहा कि these rays are कैथोड रेस, इसने इनका नाम दे दिया कैथोड रेस। फिर इसने देखा कि ये माइनस वाली साइड से निकलती हैं और प्लस वाली साइड में जा रही हैं, यानी अगर माइनस वाली साइड से निकल के प्लस वाली साइड में जा रही हैं तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इसके ऊपर चार्ज कौन सी होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। तो अब रेस जो कैथोड रेस जिनका हमने नाम रखा है, ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ ट्रेवल करने लगी। तो इसने कहा ये जो कैथोड रेस हैं, these rays have negative charge, these rays have negative charge, इनके पास कौन सी चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज। क्यों मौजूद है? क्योंकि ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रही है, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव को और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस तरफ फ्लो कर रही थी। तो इसका नाम इसने क्या रख दिया, कैथोड रे, और इसने कहा कि इनके ऊपर कौन सी चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की तरफ जा रही है।
मजीद इसके ऊपर रिसर्च करके, अच्छा और भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना के पेश कर रहे हैं। तो जी ये दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, जो किसने की थी, विलियम ब्रूक ने। इसके बाद इसके ऊपर और रिसर्च की गई, जो किसने की, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की इसकी कैथोड रेज की। लेकिन फाइनली ये इस नतीजे पे पहुंचा कि कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कौन पहुंचा, जे थॉमसन। इसने बताया कि कैथोड रेज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मजीद आगे फिर ये इलेक्ट्रॉन इसने नाम नहीं दिया, इसने बताया कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया। एक और साइंसदान है जिसका नाम था स्टोनिंग। स्टोनिंग ने कहा कि नेगेटिव रेज आर इलेक्ट्रॉन। इसने वो नेगेटिव रेज का नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन नेम्ड बाय स्टोनिंग, इलेक्ट्रॉन नेम्ड बाय स्टोनिंग। ना तो विलियम ब्रूक ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था, ना जे थॉमसन ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। इलेक्ट्रॉन नाम रखने वाले शख्स का नाम था स्टोनिंग। स्टोनिंग ने इनका नाम रखा था। जबकि कैथोड रेज डिस्कवर किससे हुई थी, विलियम ब्रूक से, और इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च किसने की थी, जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने उस वक्त एक मॉडल भी बनाया था, और इसने कहा था कि वो जो मॉडल है वो इस तरह से कि आप समझ लें जैसे हमारे पास वाटरमेलोन को जब हम कट करते हैं वो अंदर से सारा रेड कलर का होता है, बीच में ब्लैक कलर के दाने होते हैं। तो इसने कहा था वो जो बीच कलर वाले दाने हैं वो समझ लें कि सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और जो रेड कलर का हिस्सा है वो सारा का सारा क्या है, प्रोटॉन है। वो सारे न्यूक्लियस है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एक मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। लेकिन ये मॉडल फिर मजीद वक्त तक चल नहीं सका था। तो इसके बारे में भी आगे पढ़ा जाएगा, 9 से थोड़ा सा आगे। तो जैसे ही जे थॉमसन की हिस्ट्री खत्म होती है तो आगे शुरू होते हैं जनाब गोल्डस्टीन साहब। अब गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। इसने क्या किया, इसने जैसे आपने देखा होगा इस वक्त सबसे ज्यादा जो ड्रामा मशहूर हुआ अर्तगल, सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, सारे लोग अर्तगल देखने के पीछे लगे, हर कोई अर्तगल, यहाँ तक कि पूरे मुल्क के लोग ही अर्तगल बन गए थे। बीवियां अपने हस्बैंड के ऊपर तलवार लेकर खड़ी थी, आया अर्तगल। तो क्या हुआ जी, वो अर्तगल वाला जो सीन, सारे लोग अर्तगल बन गए। तो जब विलियम ब्रूक, हेजलर, स्टोनिंग और जे थॉमसन इतने मशहूर हुए, तो गोल्डस्टीन जो कि जे थॉमसन का स्टूडेंट था, उसका नाम था गोल्डस्टीन। इसने जब क्या किया, इसने जब देखा कि जे थॉमसन ने एक अवार्ड हासिल कर लिया है, नोबेल प्राइज हासिल कर लिया है, उसको उस्ताद ने हासिल कर लिया है, तो गोल्डस्टीन ने भी इसी डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर काम करना शुरू किया। क्योंकि जो चीज नहीं आती है सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं, जैसे सारे लोग आजकल ड्रामे के पीछे लगे हुए। तो ये किसके पीछे आ गए, सारे के सारे साइंटिस्ट उस वक्त डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर काम करने लगे। इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब बना ली, और डिस्चार्ज ट्यूब बनाने के बाद वहीं पर इलेक्ट्रोड फिक्स किए, इस तरफ भी और इस तरफ भी इलेक्ट्रोड फिक्स किया गया, और फिर दोनों को करंट भी दे दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब की बात थोड़ा सा डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये था कि इसने जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया, ये वाला, यानी कि जो पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रोड था, सॉरी जो नेगेटिव साइड इलेक्ट्रोड था, ये परफोरेटेड इलेक्ट्रोड था, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। परफोरेटेड माना जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर सुराख मौजूद है, यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद है। और फिर इसने इस तरफ से एक प्लेट भी लगा ली जिसे हम लोग फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी इसने लगा ली। अब इसने क्या किया, जो ये परफोरेटेड इलेक्ट्रोड था, अब इसने करंट पास कराया। ये वाली साइड थी माइनस,
और ये वाली साइड भी पॉजिटिव। तो इसने भी जब प्रेशर को कम कर दिया 0.001 तक, तो इसने देखा यहां से एक शुआएं निकल रही हैं जो इस तरफ जा रही हैं, और इसमें से गुजरने के बाद जब इस पे स्ट्राइक कर रही हैं तो चमक पैदा कर रही हैं, ब्राइटनेस शो कर रही है, ब्राइटनेस शो कर रही है। तो इसने कहा कि these particles पहले इसने बताया these rays are positive rays। ये हमारे पास कौन सी रेज हैं? पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव क्यों कहा इसने? क्योंकि ये नेगेटिव साइड की तरफ फ्लो कर रही थी, इस साइड से पॉजिटिव से निकल रही थी और नेगेटिव की तरफ जा रही थी। लेकिन ये जितनी भी रेस थी जब ये गुजरती तो ये ऐसे गुजरती थी, यानी ये सीधा सफर नहीं कर रही थी बल्कि केनाल की तरह, पानी की तरह ऊपर नीचे सफर कर रही थी, जिसकी वजह से इसने इसका नाम दे दिया कि एनोड रेज, आल्सो नोन एज, पॉजिटिव रेज का नाम था एनोड रेज। अब इसने कहा कि एनोड रेज आल्सो नोन एज केनाल रेज। एनोड रेज को हम लोग केनाल रेज भी कह सकते हैं। और एक के ऊपर कौन सी चार्ज मौजूद होती है? पॉजिटिव। तो हम देखेंगे कि गोल्ड स्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन। गोल्ड स्टीन ने क्या किया? प्रोटॉन को डिस्कवर किया। लेकिन जे थॉमसन ने किसको डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। तो ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो मजीद आगे चल रही है। चलते हैं इसके बाद कि हमारे पास न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ।